बिस्मिल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर राशिद अली है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है एंड डायबिटीज़। आज मैं आपको एंडोस्कोपी के बारे में बताऊंगा कि एंडोस्कोपी क्या होती है, कौन से पेशेंट्स में जो है करानी होती है। हर मेदे के पेशेंट में पहली चीज़ तो एंडोस्कोपी नहीं करानी होती। हर मेदे का पेशेंट जो है उसको एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती। पहले नॉन इन्वेसिव टेस्ट यानी जो दूसरे टेस्ट होते हैं, आम टेस्ट होते हैं, पहले उनके साथ तशखीस करने की ज़रूरत होती है। और जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं वो हमें ये बताती हैं कि अगर कोई पेशेंट 60 साल से ज़्यादा है और उसको मैदे का मसला हो रहा है, 60 साल से ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि अगर उसको खुराक उसकी अटकना शुरू हो जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर खुराक कहीं जब वो खाते हैं और लगे कि खुराक इस जगह पे कहीं पे वो अटकती है और ये चीज़ वक्त के साथ बढ़ती जाए, उसको प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर हो जाए तो आपने एंडोस्कोपी फौरन करानी होती है। इसके अलावा अगर रिकरेंट वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती जा रही है, वॉमिटिंग नहीं रुकती, इसके साथ आपने करवानी होती है, एंडोस्कोपी करवा के देखना होता है। इसके अलावा मैदे का पेशेंट है और उसको साथ खून की कमी होना शुरू होगी। मैदे के पेशेंट में जब ब्लीडिंग, बाज़ दफ़ा ये होता है कि अकल्ट ब्लीड हम कहते हैं कि खून बह रहा होता है पखाने से, लेकिन पखाने में नज़र नहीं आ रहा होता। तो हम अक्सर पेशेंट को कहते हैं कि आपको पखाने में खून तो नहीं आया? वो कहते नहीं आया। पखाना काला तो नहीं आया? वो कहते नहीं आया। जब हम एचबी कराते हैं तो एचबी जो खून खून होता है वो खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है। फिर हम उनका टेस्ट करते हैं स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड, जो कि पॉजिटिव आ जाता है, जो हमें बताता है कि नहीं, छुपा हुआ खून यहाँ से बह रहा है। तो खून की कमी अगर होना शुरू हो गई है मैदे के पेशेंट में तो एंडोस्कोपी करवाना वो भी बड़ा जरूरी है। इसके अलावा मैदे का पेशेंट है और साथ उसका वेट लॉस हो रहा है, एक्सेसिव वेट लॉस, ये नहीं कि खाना पीना खुद ही कम किया हुआ कि जी मुझे मैदे में तकलीफ ना हो इसलिए मैं कम खाता हूँ तो उससे भी तो वजन कम होगा, ऐसा नहीं। एक अनइंटेंशनल वेट लॉस के ना चाहते हुए भी जो है वेट लॉस, मैदे का प्रॉब्लम है और वजन भी साथ साथ कम होता जा रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। तो अगर इस तरह की सिम्टम्स हैं, इलामात हैं, तो आपने एंडोस्कोपी ज़रूर करनी है। और एंडोस्कोपी अब करनी क्या कैसे होती है? एंडोस्कोपी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा इसमें बातें बनी हुई हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहते कि नहीं नहीं फलां ने ना एंडोस्कोपी करवाई थी और उसके बाद उसको कैंसर हो गया। अब ये इतनी बड़ी बात है कि ये एक सच, एक पेशेंट जो है प्रॉपर, ये पेशेंट आके मुझे कह रहा है कि फलां ने एंडोस्कोपी करवाई थी तो उसके बाद उसको कैंसर हो गया था। तो वो बेचारे वो सोच रहे हैं कि शायद एंडोस्कोपी की वजह से कोई कैंसर हो गया। तो ऐसा नहीं है। इस इज जस्ट लाइक अ सिंपल टेस्ट। तो उसमें जो प्रिकॉशंस जो है वो करनी होती है कि एंडोस्कोपी से पहले कम से कम 4 से 6 घंटे भूखा रहना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए। उसकी वजह ये है, दो वजूहत। एक तो ये कि जब हम कैमरा अंदर डालें तो हमें सारा कुछ क्लियर नजर आए। हमें ये ना हो कि अंदर खुराक पड़ी हुई है और मैं एंडोस्कोपी करके हम वापस आ जाए, हमें पता ही ना लगे मैदे की दीवारें कैसी थी, मैदे की दीवारों में अल्सर है या नहीं है। अगर खुराक पड़ी होगी तो वो कैमरे वाला टेस्ट का ना वो उसका फायदा नहीं होगा, हमें फाइंडिंग्स नहीं मिले। तो एंडोस्कोपी करने का मकसद ये नहीं कि नाली अंदर डाली और निकाल ली और बस एंडोस्कोपी नहीं, अंदर डाल के हमने फाइंडिंग देखनी है कि भाई क्या है अंदर, कोई अल्सर तो नहीं है, कोई रसोली तो नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कहीं पर खून की नालियां तो नहीं पूरी हुई। तो हमने ये कुछ चीजें हैं जो देखनी होती हैं कि एंडोस्कोपी में आया ये पड़ी हुई है या नहीं। तो उसके लिए कि एक तो ये खुराक ना हो, खाली पेट हो, ताकि एक तो वो नजर आ सके। दूसरा, खाली पेट रहने का मकसद ये होता है कि दौरान एंडोस्कोपी बाद दफा अगर तो खुराक पड़ी होगी तो वॉमिट होने का खर्चा होता है, और ये वॉमिट क्योंकि हमने थोड़ा सुन किया होता है गला, तो ये वॉमिट जो है वो फेफड़ों में जाने का खतरा होता है, तो जिसको कहते हैं एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन से बचाने के लिए हमने खाली पेट रखना होता है। तो इसलिए खाली पेट होना चाहिए, 6 घंटे कम से कम आप खाली पेट हों। और उसके बाद फिर एंडोस्कोपी करने के कुछ लोग लोकल के साथ सिर्फ करते हैं कि स्प्रे करवाते हैं, अंदर स्प्रे करवा के, गरारे करवा के उसको निकल लेते हैं, जिसके साथ गला सुन्न हो जाता है। और कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम इसके साथ साथ आपको थोड़ा सिडेशन, थोड़ा सा नींद का इंजेक्शन भी लगाएं, ताकि वो बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। कुछ लोग बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं कि पता नहीं प्रोसीजर होगा क्या होगा, डर रहे होते हैं, तो उस उन लोगों को हम थोड़ा सा वो एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिसके साथ थोड़ी सी गनौदगी हो जाती है, ताकि पेशेंट को ज्यादा टेंशन ना हो। उसके साथ हम लोग फिर उनकी ऑक्सीजन वगैरह चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, और फिर हम कैमरा डाल के
छोटी आंत के सेकंड पार्ट तक जाते हैं। वो देख के हम फिर वापस आते हैं और उसके बाद ये हार्डली इस प्रोसेस को 10 मिनट लगते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें कोई अंदर फाइंडिंग मिलती है, जैसे कोई सोजिश है, मैदे की सोजिश, तो हमने उसका पीस वहां से उठाना होता है। उस जगह का पीस उठा के वो लेबोरेटरी में हमने भेजना होता है कि उसकी 100% कंफर्मेशन हो जाए कि उसमें आया कोई एच पाइलोराई तो नहीं है, उसमें कोई खुदा ना खास्ता कैंसर वगैरह तो नहीं है। तो ये बायोप्सी टेस्ट होता है, वो उसको मिला के भी ये 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर